1942 के स्वाधीनता आंदोलन में असम की भूमिका पर लिखी गई एक श्रेष्ठ एवं सशक्त साहित्यिक कृति है मृत्युंजय। असम क्षेत्रीय घटनाचक्र और इससे जुड़े हुए अन्य सभी सामाजिक परिवेश इस रचना को प्राणवत्ता देते हैं। चरित्र समाज के उन स्तरों के हैं जो जीवन की वास्तविकता के बीभत्स रूप के दास्ता के बंधनों में बंधे बंधे देखते आए हैं और अब प्राणपण के संघर्ष करने तथा समाज की भीतरी बाहरी उन सभी विकृत मान्यताओं को निःशेष कर देने के लिए कृतसंकल्प है। उपन्यास में विद्रोही जनता का सजीव चित्रण है। विद्रोही की एक समूची योजना और निर्वाह, आंदोलनकारियों के अंतर्बाह्य संघर्ष, मानव स्वभाव के विभिन्न रूप और इन सब के बीच नारी मन की कोमल भावनाओं को जो सहज कलात्मक अभिव्यक्ति मिली है वह मार्मिक है। कितनी सहजता से गोसाई जैसे चिर अहिंसावादी भी हिंसा एवं रक्तपात की अवांछित नीति को देशहित के लिए दुर्निवार मानकर उसे स्वीकारते हुए अपने आप को होम देते हैं। और फिर परिणाम स्वातंत्र्योत्तर काल के अनवरत उलझे हुए प्रश्न। आमुख प्रथम संस्करण से लेखक के नितांत अपने दृष्टिकोण से देखे तो पुस्तक के लिए किसी आमुख की आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविकता इसी में रहती है कि पुस्तक और पाठक के बीच संप्रेषण निर्विरोध हो। मेरे जैसे लेखक के लिए तो, जो अपनी रचना के प्रति अनासक्त रहना चाहता हो, आमुख लिखना और भी दुष्कर हो जाता है। पर प्रस्तुत पुस्तक के प्रसंग में कुछ लिखना शायद उपयोगी हो। हमारे यहाँ साहित्यिक विद्या के रूप में उपन्यास पश्चिम से आया और देखते देखते इसने यहाँ घर कर लिया। भले ही हमारी परंपरा काव्य को मान्यता देती आई, पर पाठक जगत ने उपन्यास को फिर भी युग का प्रतिनिधि सृजन रूप माना। रवि बाबू जैसे महान कवि प्रतिभाओं तक ने महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे और इस विद्या को गरिमा प्रदान की। फिर तो उपन्यास न केवल समाज के लिए दर्पण बना, बल्कि सामायिक विचार चिंतन की अभिव्यक्ति का माध्यम भी हुआ। मैंने स्वयं जब सामाजिक वास्तविकता की भाव प्रेरणा पर उपन्यास लिखना प्रारंभ किया तब असमिया में यह विद्या काफी प्रगति कर चुकी थी। भविष्य इसका कैसा और क्या होगा, यह आशंका समीक्षकों के मन में अवश्य थी। हाँ, विवेकी समीक्षक उस समय भी आश्वस्त थे। उनके विचार से असमी जीवन की विविधरूपता के कारण लेखक को सामग्री का अभाव कभी न होगा। और सचमुच देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सामाजिक वास्तविकता को आपसी तनावों ने ऐसा विखंडित कर रखा था कि लेखक के लिए सदाजीवी चुनौती बनी रहे। जितना कुछ अब तक मैंने लिखा वह सब न अमृत ही है, न निरा विष। कुछ है तो ऐसे एक व्यक्ति का प्रतिबिंब मात्र, जो अमृत की उपलब्धि के लिए वास्तविकता के महासागर का मंथन करने में लगा हो। मेरे प्रमुख उपन्यासों के प्रमुख पात्रों में ऐसा कोई नहीं जिसके अंतर्मानस में एक सुंदर और सुखद समाज की परिकल्पना हिलोरती न रहती हो। कहीं व्यक्तित्व रूप से तो कहीं सामूहिक रूप से, वे सभी इस महामारियों के मारे वर्तमान जीवन जगत की बीभत्स वास्तविकता को अस्वीकार ही अस्वीकार करते रहते हैं। किंतु सच्चाई ये भी है कि वे चरित्र पात्र एक संभावनीय मानव संसार के संभव प्राणी मात्र होते हैं, और उस समूची परिकल्पना का सृजेता स्वयं भी संभवन की अवस्था में होता है। उपन्यास लेखन को सामने की वास्तविकता से ऊपर उठकर उसे विजित करना पड़ता है, तभी ऐसे चरित्रों की परिकल्पना और सर्जना संभव हो पाती है जो उसकी विचार भावनाओं के प्रतीक और संवाहक बन सकें। सच तो अपने अभीष्ट चरित्रों की खोज में उसे पल घड़ी लगे रहना होता है। ऐसा न करे वह तो उसके भावित चरित्र उसी का पीछा किया करेंगे। और जहां अभीष्ट चरित्रों का रूपान हुआ कि फिर उसे ऐसे कल्पना प्रसूत लोक परिवेश की रचना करनी होती है जहां वे सब रह सकें, सक्रिय हों, सोचे विचारें और गंतव्य की ओर बढ़ते जा सकें। अवश्य अपना एक एक चरित्र उसे लेना होगा युगीन वास्तविकता से ही, और लेना भी होगा बिल्कुल मूल रूप में, मृत चाहे जीवित। एक सीमा बिंदु तक पहुंचने के बाद फिर लेखक की ओर से रचित्र पात्रों को छूट मिल जाती है कि अपने अपने वस्तुरूप का अतिक्रम करें और उसकी अपनी भावनाओं और मूल्यों के साथ एकाकार हों। वास्तव में सृजन प्रक्रिया को शब्दबद्ध कर पाना कठिन होता है। किस प्रकार क्या क्या करके रचना का सृजन हुआ, इसमें पाठक की रुचि नहीं होती। उसका प्रयोजन सामने आई रचना पर तो सृजन पीड़ा के कोई चिन्ह कहीं होते नहीं। अनेक बार होता है कि अनेक चरित्रों के भाव रूप अनेक अनेक बरसों तक लेखन की चेतना के कोटरों में अधमुंदी आंखों सोए पड़े रहते हैं, और फिर रचना सृजन के समय उनमें से कोई भी हठात आकर कथानक में भूमिका ग्रहण कर लेता है।
ये तीनों उपन्यास एयारुइंगम, प्रतिपद और मृत्युंजय लिखते समय ऐसा ही हुआ। इनके चरित्र पात्र समाज के उन स्तरों से लिए गए हैं जो सामाजिक वास्तविकता के बीभत्स रूप को देखते भोगते आए हैं और अपनी स्वाभाविक मानवीयता तक से वंचित हो बैठे हैं। वे अब उत्कंठित हैं कि संघर्ष करें और यथार्थ मानव बन उठने के लिए अपने को भी बदलें और समूचे समाज को भी। किसी भी मूल्य पर वे अब सामाजिक बीभत्सता का अस्तित्व लुप्त कर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज का बाहरी ही नहीं, भीतरी ढांचा भी स्वास्थ्य और सहायक रूप ग्रहण करे। मृत्युंजय की कथावस्तु है 1942 का विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन का असम क्षेत्रीय घटना चित्र और इसके विभिन्न अंगों के साथ जुड़ा बंधा अन्य वह सब जो रचना को प्राणवत्ता देता है, समृद्धि सहज मानवीय भावनाओं के चिरद्वंद्वों की अछूत छवियों द्वारा। कथानक आधारित है वहाँ की सामान्यतम जनता के उस विद्रोह की लपटों को अपने से लिपटा लेने पर और कैसा भी उद्गार मुंह से निकले बिना प्राण होमकर उसे सफल बनाने पर। घटना के 26 वर्ष बाद यह उपन्यास मैंने लिखा। उस समय की वह आग ठंडी पड़ चुकी थी, पर उसकी आत्मा, उसका यथार्थ अब भी सांसें ले रहे थे। उपन्यास में विद्रोह सिक्त जनता के मानस का, उसकी विभिन्न ऊहापोहों का चित्रण किया गया है। सबसे बड़ी समस्या उस भोले जनसमाज के आगे ये थी कि गांधी जी के अहिंसावादी मार्ग से हटकर हिंसा की नीति को कैसे अपनाएं, और सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि इतनी हिंसा और रक्तपात के बाद का मानव क्या यथार्थ मानव होगा। वो प्रश्न आज भी ज्यों का त्यों जहां का तहां खड़ा है। भारतीय ज्ञानपीठ के प्रति मैं आभारी हूं कि यह कृति हिंदी पाठकों के सम्मुख पहुंच रही है। इसका हिंदी रूपांतर गुवाहाटी विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण प्रसाद सिंह मागाध ने किया है। मैं उनका आभारी हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर रणधीर साहा का भी, जिनका सक्रिय सहयोग इसे मिला। गुवाहाटी 9 अक्टूबर 1980। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। 1 बरों के छत्ते छेड़ दे तो फिर उनसे अपने को बचा पाना कठिन हो जाता है। बात भिभिराम ने कही। घुटनों तक खद्दर की धोती, खद्दर की ही आधी बांह की कमीज, पांवों में काबुली चप्पल जिन्हें खरीदने के बाद पॉलिश ने छुआ ही नहीं, घुंघराले बाल, लंबी नाक और लंबोतरा सांवला चेहरा, एक सहज शांति आभा से युक्त। साथ में थे धनपुर लस्कर और मानिक बरा। तीनों जन कानपुर से रेल द्वारा जागीरोड उतरे और नाव से कपिली के पार करके पगडंडी पकड़े हुए तेज पांवों से देपारा की ओर जा रहे थे। आगे था 25 मील का रास्ता, बीच में था एक मौजा परताह मनहा। तीनों जन का चित्त अब उद्वेग मुक्त हो आया था, क्योंकि मनहा आगे का समूचा रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। रास्ते के दाएं बाएं पहाड़ियां थीं या घनी वनस्पतियां, कहीं कहीं दलदली चप्पे मिलते, नहीं तो खुले खेत होते। दूर दाहिने झलझल करता ब्रह्मपुत्र की बालू का प्रसार, उन्मुक्त पसरा हुआ बालूचा। धनपुर लस्कर, तरुणाई की साकार मूर्ति, बड़े चकोतरे जैसा गोल मटोल चेहरा, काली घनी मूछों की रेख, बाल पीछे के कंघी किए हुए लंबी बलिष्ठ देह, बड़ी बड़ी आंखें, पैनी वेधक दृष्टि, जो इसे देखता प्रभावित हुए बिना न रहता। लगता जैसे आंखों से अग्नि शिखाएं फूटी आती हों। बहुत चेष्टाएं करके भी हाई स्कूल की दहलीज पार न कर सका। बीड़ी सिगरेट का लती पर चिरचल ग्रहों की नाई सतत क्रियाशील और अपने तरुण हृदय में छिपाए हुए एक मूक व्यथा अभी तक औरों को ये गोचर न थी। आज दोनों साथियों पर प्रकट कर उठने को व्याकुल सा हो आया, इसलिए कि यात्रा के श्रम भूला रहे और इसलिए कि अपने चरम विपदा भरे कार्य दायित्व पर रोमांचित हुए आते मन को दूसरी ओर फेर सके। भिभिराम रह रहकर धनपुर की मोटी गठीली उंगलियों को सभय देख उठता था। देहाती प्रवाद के अनुसार ऐसी उंगलियों वाला व्यक्ति बिना द्विधा में पड़े किसी की भी हत्या कर सकता। धनपुर ने भिभिराम की उस दृष्टि को लक्ष्य किया। बोला, तुम ठीक ही कह रहे थे भिभिराम भैया कि हम लोग बरों की तरह हैं। बरों का अस्त्र डंक होता है, पर मैं तो सच में कसाई हूँ, कसाई। मुट्ठियों के रूप में दोनों हाथों की उंगलियों को भींचकर उन्हें देखता हुआ आगे बोला, भाभी तो मेरी इन उंगलियों पर आंख पड़ते ही भय के मारे मुंह को दूसरी ओर कर लेती हैं। 2 क्षण कहीं खोए रहकर कहा, भगवान ने ये उंगलियां मुझे कलम पकड़ने के लिए नहीं दी, ये हथौड़ा और दाव चलाने के लिए हैं।
भिभिराम गंभीर हो आया। जानता हूँ धनपुर, तुम्हारी भाभी तो इसके प्रतिकार के लिए उपाय तक कराने गई थी। गोसाई जी को तुम्हारी जन्म कुंडली दिखाई, उन्होंने दुष्ट ग्रह बहुत प्रबल बताए, मारक योग तक का संकेत किया, कुछ पूजा आदि भी सुझाई थी। कुछ हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता, होना क्या था। उसके बाद तो हाथ में रिंच संभाल ही लिया। भिभिराम चुप ही रहा। उसे कानपुर हाईस्कूल में हुए स्ट्राइक का दिन याद हो आया। उस दिन धनपुर ने ही झंडा फहराया था। उस दिन ही उसे शांति सेना में भर्ती करेंगे या मरेंगे की शपथ दिलाई थी। कानपुर के पास ही शांति सेना का शिविर लगा हुआ था, मगर शिविर में बीड़ी सिगरेट पीना मना था, इसलिए धनपुर वहां जाना ही बचा गया। भिभिराम को बहुत बुरा लगा, पर करता क्या, नेता लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे, बचे थे इन्हें गिने कार्यकर्ता। इन्हें तत्काल आगे का कार्यक्रम देना था। कार्यक्रम मिलिट्री की सप्लाई काट देना, रेल पुल आदि नष्ट करके यातायात भंग कर देना। समूचा देश उन दिनों मिलिट्री की एक विराट छावनी बना हुआ था। जापानी सेना चिंदुइन नदी के उस पार पहुंच गई थी। ब्रिटिश, अमेरिका, चीनी और ऑस्ट्रेलिया सेनाएं सारे में फैली थीं। ऊपर से यमदूतों की तरह दया मायाहीन पुलिस और CID हाथ धोकर देशसेवकों पीछे पड़ी हुई थी। कमी देशद्रोहियों की भी नहीं थी। शहर तो शहर, गांवों तक में इन दुष्टों के दल खड़े हो गए थे। कम्युनिस्ट लोग अपनी सी करने पर उतारू थे। युद्ध का विरोध न करके ये उसे फैशिस्ट विरोध संग्राम बताकर अपना सहयोग दे रहे थे। इतना ही नहीं, देशसेवकों के हर काम को ये गलत ठहरा रहे थे। यह अवस्था होते भी कार्यकर्ता लोगों ने न साहस छोड़ा, न मन में निराशा आने दी। कार्यक्रम को चलाने के लिए अच्छे और विश्वस्त व्यक्तियों को खोज खोज कर अपने साथ ले रहे थे। कानपुर में उनकी दृष्टि धनपुर पर पड़ी, और एक दिन कानपुर में टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। सांझ घिरे रेल लाइन की फिश प्लेट भी निकाल दी गईं। परिणाम ये कि गोला बारूद से लदी चली आती मालगाड़ी भड़भड़ाकर नीचे गिरी। आग तो लगी ही, पास वाले मिलिट्री कैंप के जैसे हाथ कट गए। दूसरे दिन उधर के यमुनामुख पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया गया, 2 रेल पुल ध्वंस किए गए। इन सब कामों में प्रमुख भूमिका धनपुर की थी। कितनी सफाई के साथ अपने हर दायित्व की पूर्ति उसने की, ये देखकर भिभिराम ही नहीं, अन्यान्य कार्यकर्ता लोग भी दंग रह गए। इसके बाद तो जो होता हुआ ही। पुलिस, CID और मिलिट्री के उत्पात बेहिसाब बढ़ उठे। धनपुर एकदम से गायब हो गया। भूमिगत ऐसा वेश मिस्त्री का अपना बनाया उसने कि कोई जान ही न सका कि अचानक गया तो कहाँ। किंतु सरकारी दमन बहुत अधिक बढ़ उठने के कारण कानपुर में आंदोलन इस बीच स्वभावतः कुछ ढीला पड़ाया। अधिकारियों ने आंदोलन को एक बारगी ही कुचल डालने की नीयत से सिपाहियों के एक बड़े बल के साथ मेजर फिंस को वहां भेजा। इतना क्रूर था यह व्यक्ति की याद आने पर लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धनपुर अवसर पाते ही यहाँ से खिसककर रोहा पहुंचा। रोहा अर्थात वहां का बुनियादी केंद्र। वहीं उसे पता चला कि बारपुजिया में शांति सेना की एक सभा बुलाई गई है, और धनपुर अपने उसी छद्मवेश में वहां जा पहुंचा। उसके पास शांति सेना का बैज था और था जेब में गोस्वामी जी का एक पत्र। यही दिखाकर उसने केंद्र में प्रवेश किया। ये पत्र गोस्वामी जी ने उसे भूमिगत होने से पहले यमुनामुख जाने के लिए दिया था। निर्देश उनका ये था कि थाने पर तिरंगा फहराने के बाद तत्काल उसे नष्ट कर दें। यह इसलिए कि प्रमुख कार्य संचालकों के हाथ की लिखावट पुलिस के हाथ पड़ना निरापद न होता। धनपुर ने तत्काल वैसा न कर कुछ दिन बाद नष्ट करने की सोची। कारण केवल ये था कि उस पत्र में कई बड़े भावपूर्ण वाक्य आए थे जिन्हें वह मन में बैठा लेना चाहता था, और था एक राष्ट्रीय गीत जो कंठस्थ होने में नहीं आता था। सच तो पढ़ाई आदि में उसकी रुचि बचपन से ही न थी। पाठ्य पुस्तक की तो कोई बात दिमाग में घुसती ही न थी। क्लासरूम में मास्टर जब गणित समझाते तब उसका मन और ही कहीं पेंगे भरा करता। एक दिन तो आंखें मूंदे हुए एक मिकिर शोडशी के बारे में ही सपनाने लगा था। उधर पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव रंगखाड़, उसके पास से जाती पगडंडी, आगे आता कानपुर। मिकिर शोडशी उसी गांव की थी।
विभिराम की पत्नी के पास अक्सर आया करती, उनके लिए कपास की पूनियां लेकर। इतनी चतुर थी कताई में कि 10-12 तो मुंह का पान पूरा होते होते काट लिया करती। कभी कभी यह षोडशी रात को भी यहीं रह जाती, साथ में होती बूई माँ। कभी और चीजें भी खांची में लाती और जाकर बाजार में बेचा करती। बहुत बार कौनी के दाने भी लाती जो गर्म पानी में भिगोकर खाते अच्छे लगते। बीच बीच में लाख के पेड़ का गोंद भी ले आती, डैलियों के रूप में। बड़ी गौरांगी थी वह, सुघड़ देह, उभरा हुआ वक्ष, सुंदर सुडौल पिंडलियां। असमी तरुणियों में तो वैसी देखने को न मिले। नाम था डिमी, माँ का कादम। डिमी के गले में लेक पड़ी होती, कानों में काडेर सिंदूर, कलाइयों में रई, वक्ष पर जिंसों और कटिभाग पर लपेटे रहती रंगीन पिनी। धनपुर ने उसी से पूछ कर ये सब नाम याद किए थे। बूढ़ी माँ पहने रहती केवल पिनी और जिंसो। बूढ़ी कादम और डिमी कभी कभी विभिराम के यहाँ के लिए अदरक, मिर्च और संतरे आदि भी लाया करती। उस दिन दोनों माँ बेटी यही सब चीजें लेकर आई थीं। रात को वहीं टिकी, अकौड़ा लगा हुआ था, सब आग सेंकते बैठे थे। तभी कादम ने हरत कुंवर की कहानी सुनाई थी। अपूर्व थी कहानी। कब आधी रात बीत आई, किसी को भान न हुआ। विभिराम की पत्नी तो जम्भाई पर जम्भाई लेती खभे से टिकी बैठी ही रही। और डिमी, वह माँ से सटी बैठी थी, मगर आंखें बार बार धनपुर की ओर जा रहती। कहानी में हरत कुंवर का सूर्य देवता की छोटी बेटी के साथ ब्याह हुआ था। धनपुर तो इतना विभोर हुआ सुनकर कि कई दिनों सब कुछ भूला रहा। उस दिन गणित की क्लास में भी डिमी सूर्य देवता की बेटी बन उठी थी और वह स्वयं बुन चला था सपने आकाश में उसके साथ उड़ने के। एक दिन तो वह स्कूल न जा डिमी के पीछे पीछे कपिली तक गया। कादम ने देखा तो हंसी हंसी में पूछा भी, अरे तुम साथ साथ ही चले आ रहे हो बेटा। धनपुर तो एक बार को ऐसा हो रहा कि किसी तरह वहीं धरती में छिप जाए। उधर डिमी के होठों पर एक सकुची सकुची मुस्कुराहट छिटक आई। नदी तटा गया था, पास ही घास से ढका एक टीला था। कादम ने प्यार से धनपुर को पुकारा और बैठते हुए बोली, आ बेटा, पान खा ले। डिमी, एक भुट्टा दे इसे। डिमी ने खांची में से निकालकर आगे को बढ़ाया खूब भुना हुआ भुट्टा। नाक में सोंधी सोंधी गंध गई तो धनपुर ने आंखें उठाकर डिमी की ओर देखा। कटहल के पेड़ की छाया सांझ के सुरमई रंग में और रंगी आ रही थी। भुट्टा देते हुए डिमी का हाथ अचानक धनपुर के हाथ से छू गया। मुस्कुरा पड़ी वह। उसने भी पूछा, हाँ, पीछे पीछे तुम क्यों चले आए? यूं ही, कपिली को देखने के लिए। झूठ मूठ का उत्तर, मगर एक क्षण को कपिली की ओर। उसकी आंखें उठी अवश्य, मानो डिमी का ही प्रतिरूप हो कपिली। पूस के महीने की मदिर मंथर धारा, दोनों ओर धूप में नहाई घास के अंचल, बीच से झिलमिल झिलमिल करती दिखती कपिली की तरल तरंगें। डिमी ने कपिली की ओर देखा, फिर धनपुर की ओर, उसके बाद होठों पर उभरती हंसी में खो रही। कपिली को तुम लोग भी प्यार करते हो क्या? कादम ने सुपारी काटते काटते पूछा। हाँ, हम लोग तो बहुत मानते हैं। बूढ़ी उसका भुट्टा खाना देख रही थी। कभी दाने चबाते से मुंह अटक रहता, कभी न जाने कितने दाने होते मुंह में कि चलता तो चलता ही रहता। एकाएक बोली कादम, जानते हो धनपुर, कपिली के कई गुह्य नाम भी हैं। ये भी एक देवता है। देवता? हाँ, देवता है। 2 क्षण मौन रहा धनपुर, फिर एकदम से बोला, तुम लोग अब पार कैसे जाओगी? नाव देखनी होगी कोई। धनपुर की आंख दूर सामने बालू पर पड़ी एक नाव पर गई। नाववाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। धनपुर बोला, मैं पार करा दूं। उधर नाव है, तुम्हारी है बेटा। नहीं, मगर मैं पार करा सकता हूँ। ना बेटा, तुम अब घर जाओ, गुस्सा करेंगे घर वाले। मैं उनसे नहीं डरता, एक भाई ही तो हैं, वो मुझे चाहते हैं। बूढ़ी जैसे एक सकप काहट में पड़ी। पर एक बात बताओ बेटे, तुम इतनी दूर साथ साथ आए क्यों? धनपुर धीमे से हंसा, सच बताऊं, डिमी के लिए। माँ बेटी दोनों खिलखिला पड़ी। डिमी से धनपुर 2-1 बरस छोटा ही रहा होगा। कादम ने समझाया, इसकी सोचना बेकार है बेटा, इसकी मंगनी हो चुकी।
धनपुर ने डिमी की ओर देखा, जैसे विश्वास न हुआ हो। डिमी हंस दी, हल्के से, सहज भाव से। कादम ने धनपुर की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, भुट्टा खाओ बेटा, तुम तो लिए ही बैठे हो। धनपुर ने शायद सुना ही नहीं, उल्टे पूछा, अच्छा कादम काकी, हरत कुंवर के ब्याह की कथा सत्य है क्या? ये कपिली ही थी क्या नदी वह? ना बेटा, वो नदी और थी। कादम की मुख मुद्रा गंभीर हो आई। पर कहा तो जाता है कि उन युगों में पत्नी ऐसे ही मिल पाती थी। डिमी जोर से हंसने लगी। कादम ने उसे बरजा, फिर बड़े सरल भाव से धनपुर से पूछा, कोलन, तुझे भी अपने लिए वैसी ही बहू चाहिए क्या? धनपुर ने कहना तो चाहा, हाँ डिमी जैसी, मगर लाजवश कह कुछ न पाया। कपिली की दिशा में देखता रह गया। कादम ने बताया, डिमी का एक गारो युवक के साथ ब्याह होने वाला है। गारो युवक? धनपुर चौंका। हाँ, बड़ा भला लड़का है। डगारू नदी के उस पार रहता है। कई खेत हैं उसके। धनपुर और न खा सका भुट्टा। कपिली में फेंक दिया। क्यों? फेंक क्यों दिया? कादम ने पूछा। भूख नहीं है। डिमी फिर खिलखिल करती हंस पड़ी। कादम ने डांटा। धनपुर को पान देते हुए कहा, तुम अब जाओ बेटा, नहीं तो घर पहुंचते रात हो जाएगी। अगले महीने इसका ब्याह हो जाएगा। अच्छा। मुंह ऊपर किए बिना उसने पान लिया और अचल हुआ खड़ा रहा। एक बार डिमी की ओर देखने की लालसा हुई, देख नहीं सका। कादम ने डिमी को पास बुलाया। आकर खड़ी हो गई वह। धनपुर। कादम के स्वर में सचमुच मार्दव था। क्या है? अन्ना सा धनपुर बोला। बेटा, इसे अपनी बहन समझो। बहन? धनपुर ने एक निर्भाव सी हुंकारी भरी। उसकी आंखें फिर कपिली की ओर जा लगीं। डिमी मौन खड़ी सुन रही थी, देख रही थी। डिमी, कपिली के साथ कितनी मिलती है उस अप्सरा की देह। सच कितनी। उस दिन के बाद डिमी को कभी नहीं देखा। याद जब तब बराबर आती रही, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज कपिली को पार करते समय सारी यादें बरबस कुरेद उठीं। हठात भिभिराम ने टोका, अरे बारपूजिया वाली घटना तो तुमने सुनाई ही नहीं। धनपुर का चिंतन तार तार बिखर गया। भिभिराम से बोला, कोलन, समय ही कहाँ मिला। कानपुर पहुँचे 3 ही दिन तो हुए हैं। एक दिन भाभी ने रोक रखा, दूसरा गोस्वामी जी के साथ बीता। उसके बाद ही गया। अब बताए देता हूँ, सुनो। हाथ में समय है। देपारा पहुँचते तो देर लगेगी। रात भी हो आए तो असंभव नहीं, मगर रास्ता तो मालूम है। हाँ मालूम है। 3 घंटे और लगेंगे बस। पर इधर का अंचल निरापद है। तुम बेखटक बताओ। धनपुर ने बीड़ी सुलगाई। भिभिराम का बैग इस कंधे से उस पर जा लटका। फिर भिभिराम ने पूछा, अरे तुम्हारी भाभी ने शिव पार्वती की मनौती मानी थी, मालूम है? धनपुर ने धुआं आकाश की ओर छोड़ा। कहा, उस सब से कुछ नहीं हुआ करता। मैं तो। भिभिराम ठठा पड़ा। धनपुर ने विचित्र मुद्रा में उसकी ओर देखा। क्यों, इस तरह हंस क्यों दिए? तुम्हारी ही बात याद करके। डिमी को पाने के लिए तुम्ही ने काला बकरा भेंट चढ़ाने की मनौती नहीं मानी थी। जरूर, मगर डिमी मिल सकी क्या? ये सब ढकोसले हैं, निरर्थक। कह लो कुछ भी, भगवान तो हैं। धनपुर के कंठ से एक गहरी सांस निकली। धीमे स्वर में बोला, तुम्हारे महापुरुष शंकर देव के ही जन्म दिवस पर मेजर फिंस ने कानपुर के वॉलंटियरों को अपने बूटों से नहीं रौंदा क्या? फुटबॉल की तरह नहीं उछाला ठुकराया क्या? कितनी बेरहमी के साथ उन पर लाठियां बरसाई उसने। भगवान होता तो नरसिंह के रूप में अवतार जरूर लेता। लिया कहीं आज के दिन तक भी। मगर अवतार तो हुआ है। धनपुर, मानिक बरा ने झट से कहा। सब झूठ। धनपुर के स्वर में उपेक्षा से अधिक उपहास था, पर मानिक भक्त प्रकृति का था। बात बात में प्रहलाद के उदाहरण ले आता। उसकी मान्यता थी कि नरसिंह की नाई इस युग में दरिद्र नारायण का अवतार हुआ है। वह बोला, तुम तो भाई, गुरु गोसाई, देव पितर किसी को भी नहीं मानते। मगर इतना जान लो कि भगवान को अन्याय अत्याचार सहन नहीं होता। कभी नहीं हुआ। गांधी जी ने जो मार्ग दोहराया है, हमें उस पर चलना है। किंतु बारपूजिया में जो वह हिंसा मार्गी युवक एक ही गोली से उड़ा दिया गया।
धनपुर के स्वर में व्यंग्य झलक आया। किसकी बात कह रहे हो धनपुर? भिभिराम ने पूछा। तिलक डेका की। हाँ, समझा। ठीक से बताओ तो क्या हुआ? मैंने तो रोहा में सुना था। कली दीदी रोहा में ही थीं। उसके पास सब ओर से समाचार पहुंचा करते हैं। उधर गुवाहाटी से, इधर कलियाबर से। कानपुर की तो बात ही छोड़ दो। बड़ी चतुर और भली स्त्री हैं। बुनाई के काम में तो बहुत ही निपुण। बारपूजिया की हैं। जानते ही हो, कानपुर के एक कोच घर में ब्याही गईं। शायद मनुराम कोच नाम था उस व्यक्ति का। दुर्भाग्य से पिछले वर्ष किसी अनजाने रोग से मृत्यु हो गई। याद है न? भोले, कली दीदी को कौन नहीं जानता। घर की हालत देखकर मैंने ही यहाँ रखाया था। आज भी कली दीदी वैसे की वैसी युवती बनी हुई हैं, सुंदर भी, भली भी। हाँ, सचमुच कली दीदी आज भी बड़ी अच्छी लगती हैं। 2 क्षण रुककर धनपुर बोला। तो सुनो उस दिन वहाँ क्या हुआ? एकदम से कली मुझसे बोली। मेरे साथ चल सकोगे क्या? मैंने जानना चाहा। कहाँ? उन्होंने बताया, बारपूजिया तक। मैंने प्रयोजन जाने बिना हाँ कर दी। अपनी गठरी मुठरी लेकर वे तुरंत साथ चल दी। दोपहर का समय था, फिर भी तेज पांवों बढ़ी जा रही थीं। देखने में चंपाफूल जैसी। उनके साथ कहीं जाने का यह अवसर पाकर मेरा मन यूं ही गदगद हो उठा था। भिभिराम के मुंह की ओर एक बार उसने देखा और कहता गया। चलते चलते एक गांव पहुंचे हम लोग। गांव का नाम याद नहीं, पर चिड़िया का एक बच्चा तक जो वहां हो। मिलिट्री पुलिस तड़के ही आकर बच्चे बूढ़ों सभी को पकड़ ले गई थी। क्यों? बीच में ही भिभिराम पूछ उठा। इसलिए कि पिछले ही दिन इन लोगों ने बारपूजिया में मीटिंग की थी। शांति सेना भी थी वहां। तिलक डेका गांव के बाहर रास्ते पर पहरा दे रहा था। मृत्यु वाहिनी की बैठक हुई और किसे कहाँ क्या करना है, यही निश्चय किया जा रहा था। CID ने भनक पाकर रोहा थाने के OC शिकिया को खबर दी। शिकिया उसी दम अपने लाव लश्कर सहित आधमका। ऐसा मानिक के स्वर में घबराहट की झलक थी। धनपुर कहता गया। रात घिर चली थी जब बारपूजिया वाली सड़क पार करके वे लोग गांव के निकट पहुंचे। तिलक डेका एक बड़े पेड़ की ओट खड़ा था। बढ़ते आते बूटों की आवाज कान में पड़ी। सावधान हो वह कि 3-3 टॉर्चों का प्रकाश उसके मुंह पर था। तत्क्षण सिंगा फूंककर गांव वालों को सचेत करने के लिए उसने हाथ ऊपर किया। कैप्टेन ने कड़क कर उसे रोका, मगर तिलक की पोपो में आग की चिनगियां चिनक उठी थीं। मौत सामने थी, फिर भी सिंगा गूंज कर रहा। कोई देखता उस समय तो लक्ष्य करता कि भिभिराम की छाती गर्व से तन उठी थी। सचमुच कितनी तत्परता के साथ तिलक डेका ने कर्तव्य का पालन किया। धनपुर ने आगे बताया। नेता और कार्यकर्तागण संकेत पाकर हवा हो गए, कुछ जहां तहां जंगल झाड़ियों में जा छिपे। किंतु इससे पहले ही तिलक डेका की जवान उमंगों भरी देह नीचे लुढ़क चुकी थी। बीड़ी जलाकर एक लंबा कश धनपुर ने खींचा और धुएं को घुटकर अपनी गठीली उंगलियों को देखता हुआ बोला। तिलक के बाद एक और युवक को भी गोली से उड़ाया गया। उसके बाद मिलिट्री पुलिस और CID के जवान गांव में घुस पड़े। एक वॉलंटियर तक कहीं न दिखा। शिकार हाथ से निकल जाने पर शिकिया का गुस्सा आसमान को छू उठा। फिर तो जो मिला उसे मार मारकर पुलिस थाने ले गई। थाना रोहा का। लोहे की छड़ें लाल करके उनसे जहां तहां दागा गया कि कोई तो कुछ बात उगल दे। भिभिराम की दृष्टि धनपुर की ओर घूमी। धनपुर कहीं खोया हुआ सुनाता जा रहा था। जिन्हें पर पुरुष ने कभी छुआ न था उन स्त्रियों को खुले रास्तों ऐसी निर्लजता के साथ खींचा घसीटा गया कि कपड़े फट गए और नंगी देह छिल कर रक्त बहने लगा। बच्चों को मां की गोद से छीनकर धरती पर पटका गया और रोने पर मुंह में कपड़ा दूंस दिया गया। पुरुषों को न केवल निर्दया होकर लाठियों से मारा, बल्कि पीछे हाथ बांधकर नंगे बदन तपती धूप में सूरज की ओर मुंह किए घंटों घंटों खड़े रखा। समूचे दिन इस प्रकार गांव के जन बच्चों को मिलिट्री पुलिस ने संत्रस्त किया। अचानक मानिक बरा को लगा जैसे धनपुर की गर्दन कुछ और तन उठी हो। धनपुर कह रहा था, लेकिन सब कुछ करके भी किसी से कुछ कहला न सकी पुलिस। इतना अत्याचार इस प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ था। बर्मी आक्रमण के समय भी नहीं, फूलबुरी कांड में भी नहीं।
ये पशु सभी से बढ़कर निकले। दूसरे दिन वहां जाने पर सुना कि ऊपर से समूचे गांव से दंड वसूला गया। घर घर कुर्की पड़ी, जब्तियों का कोई अंत न था। धनपुर की आवाज संध आई थी, जैसे गला दबाया जाता हो। क्या हुआ? मानिक बरा ने पूछा। मानिक की देह पर सफेद सूती चादर थी और खद्दर का सफेद कुर्ता, सिर पर बालों का छोटा सा चूड़ा। धनपुर से पुलिस के अत्याचारों की कथा सुनते सुनते वह स्वयं आतंकित और रोमांचित हो उठा था। इसलिए उसे बूझते देर न लगी कि धनपुर का कंठ क्यों रूंध आया। पर उत्सुकता पूरी कथा सुनने की भी थी। कम विचलित बिभिराम भी न था, भीतर से भी गाया था। कष्ट कथा अपने में ही कष्टप्रद होती है, न कहते बनती है न सुनते, बस जी को झंझोर डालती है। कुछ सेकंड एक पीड़ित मौन छाया रहा। धनपुर आगे बताने लगा। उसके बाद कली दीदी एक सकरी सी पगडंडी के रास्ते निकलकर एक घर के द्वार पर पहुंची। पुकारा, सुभद्रा। कुछ देर बाद एक बूढ़ी स्त्री द्वार खोलकर बाहर निकली। कली दीदी को देखते ही धाड़ मारकर रोने पीटने लगी। बार बार उसके मुंह से यही निकलता, हाय मैं लुट गई, मेरा सब कुछ चला गया। कली दीदी मुझे चारों तरफ नजर रखने के लिए वहीं खड़ा करके भीतर चली गईं। बूढ़ी के साथ कुछ देर कानों कान बातें करती रहीं। क्या बातें? किस बारे में? मैं नहीं सुन सका। उसके बाद कली दीदी बाहर निकली, बाहों में किसी तरह एक लड़की को संभाले हुए। पीली सफेद पड़ी हुई थी लड़की, कपड़ों पर रक्त के बड़े बड़े धब्बे, पांव धरती पर टेकते न बनता, कंठ से अस्फुट कराहें। मैं तो देखता रह गया। धनपुर कांप सा गया, मानो समूचा दृश्य सामने हो। संभलते हुए बोला। बूढ़ी बिलख बिलख कर कह रही थी, इसे बचा सकेगा बेटा? कल रात से आंख लगाए बैठी हूँ। कोई जो मानुख का जाया इधर आया हो, तू जैसे देवता रूप आ गया बेटा। कली दीदी से बोली, पर इसे ले कैसे जाओगी? हालत तो देख ही रही हो। लड़की सचमुच ढही जैसी पड़ रही थी। कली दीदी मेरा मुंह जोहने लगी, मानो पूछ रही हूँ, ले चल सकोगे उठाकर? 6 मील का रास्ता है। मेरी दृष्टि लड़की की ओर गई। आंखें अब भी मुंदी हुई थीं, घुटी घुटी कराहें बराबर निकल रही थीं। चेहरा कली दीदी से भी सुंदर, पर एकदम जैसे निचो दिया गया हो। अंगले टिकहरी कहते से एक पल को कहीं खो रहा धनपुर। बोला फिर, डिमी को तो जानते हो भी भैया, वैसी ही थी यह भी, पिंडलियां तक उसकी जैसी। कली दीदी को मैंने संकेत किया, जरूर ले चलूंगा दीदी। बुई को आश्वस्त करते हुए बोली वे, सुभद्रा का भार अब मुझ पर दादी, मगर उन दुष्टों को भी शिक्षा दे सकूं तब तो। बूढ़ी के भर आए कंठ से निकला, बेटी इसे फिर देख तो पाऊंगी मैं? मेरा यही तो सर्वस्व थी। हाय कैसी लुट गई मैं। कली दीदी ने धीरज बंधाया, देख क्यों ना पाओगी दादी, सब ठीक हो जाएगा। चलूं अब? मुझसे उस लड़की को संभाल कर उठाने को कहा। मैंने पूरी सावधानी रखी, फिर भी सुभद्रा की चीख निकल ही गई। शायद कहीं पेट दब गया था। उसकी सारी देह तप रही थी, जरूर तेज ज्वर था। पीड़ा और लाज के मारे आंख नहीं खोल रही थी। उंगलियां तो उसकी देखते ही बनती थीं, पतली पतली लंबी। बारपूजिया की लड़कियां होती भी सुंदर हैं, एकदम छरहरी। बिभिराम की कमर पर एक गमछे का फेंटा कसा हुआ था। उसी के एक छोर में पान और चूने तमाकू की डिबियां लिपटी बंधी थीं। बिभिराम ने खोलकर एक पान निकाला और चूने तमाकू सहित मुंह में दिया। फिर तो मानिक ने भी मांगा और धनपुर ने भी। बीड़ी फेंककर पान चबाते हुए धनपुर ने आगे कहना शुरू किया। सुभद्रा की देह से कच्ची मछली जैसी बास आ रही थी। कभी कभी तो इतनी असह्य हो उठती कि नाक पर रुमाल रखना पड़ता। कली दीदी चलते रास्ते को छोड़कर कांस के झुंडों में से होती हुई अगली बस्ती के निकट पहुंची और वहां से सीधा रास्ता पकड़कर आगे बढ़ चली। दोपहर हो आया था। कल्म के किनारे किनारे हम दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। उनके हाथ में एक पोटली थी जिसमें एक कतार उन्होंने छिपा रखी थी। चारों ओर जंगल में नाहर के सुंदर सुंदर पौधे दिखाई दे रहे थे। सच तो कली दीदी स्वयं एक गतिमान नाहर का पौधा लग रही थीं। भय तो उस युवती को छू तक नहीं पाया था। हठात चलते से वे रुक गईं। बोली, एक बड़ी भूल हो गई धनपुर।
जानने के लिए मैंने उनकी ओर देखा। उन्होंने बताया, सुभद्रा की माँ के पास तो एक अधेला भी नहीं। थोड़ा सा धान था, सो मिलिट्री वाले भर ले गए। कुछ रुपये दे आती तो उसे सहारा होता, पर यहाँ तो मेरे पास भी कुछ नहीं। इधर यह भी लग रहा है कि यह डरपोक डॉक्टर इस बेचारी को भी देखेगा या नहीं। यूं आदमी बुरा नहीं। मैंने कहा, मेरे पास थोड़ा बहुत है, दादी को दे आएं। सोचती हुई वे बोली, चल अभी तो इधर ही चल। उन नासपीटों में से कहीं कोई मिल गया तो फिर सर्वनाश ही समझ। मैं समझा नहीं, इसलिए पूछा। दीदी ने लाज शर्म को जैसे बलाते एक और ठेलकर बताया, देखता नहीं इस अबोध का हाल। और 2-5 नहीं 30-30 जन फौजी। मेरी पोपो दहक उठी है, पर कैसे बदला लिया जाए यही बराबर सोच रही हूँ। पुल उड़ाना क्या बदला लेना हुआ, पूछा मैंने। तब उनका उत्तर था, युद्ध करना होगा, चीन जैसा युद्ध। मैं उनका मुंह ताकने लगा। बोली, वे अखबार नहीं पढ़ता है क्या? चीन जिस तरह जापान से युद्ध कर रहा है वैसा युद्ध सभी कहीं तो मचा है युद्ध। कल बारपूजिया में भी यही सोचा गया है। अब तो गोली बंदूक और हथगोलों की जुगाड़ करके गरिला फौज का संगठन करना है। धनपुर ने दोनों साथियों की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता न था गरिला का क्या अर्थ होता है, इसलिए दीदी से पूछा। मीठी झिड़की के साथ उनका उत्तर आया, तेरा सिर। अर्थ तो मैं भी नहीं जानती, पर मुख्य बात है छिप छिप कर इन दुष्टों के साथ अविराम युद्ध करना। गोली बारूद जमा करके कली दीदी कहने से एक बारगी रुक गईं। मेरे मुंह की ओर देखती हुई बोली, पर खबरदार, कहीं जो एक शब्द भी मुंह से निकला, अपनों तक के आगे नहीं। ऐसी बातों के लिए दीवारों तक के कान हुआ करते हैं, समझा। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया, फिर सोचने लगा। मुझे जान पड़ा कि सचमुच ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। मानिक बरा ने लक्ष्य किया कि भिभिराम की मुखमुद्रा गंभीर हो आई है। पूछने को हुआ वह, पर धनपुर आगे बताने लगा था। थोड़ी देर कली दीदी और मैं चुपचाप चलते रहे। सुभद्रा को मैं कंधे से लगाए बाहों पर संभाले हुए था। जरा सा झटका लगते ही बेचारी की चीख सी निकल जाती, पर ऊंचा नीचा रास्ता, सावधानी रखते भी झटका कभी कभार लग ही जाता। 2-1 बार तो उसके कपड़े भी और रंग गए। एकाएक कली दीदी ने आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, तुझे मरने से तो भय नहीं लगता रे? मैंने उत्तर दिया, मरने से भय किसे नहीं लगता दीदी, मगर न्याय और सच्चाई के लिए मरना पड़े तो उसके लिए तैयार हूँ। कली दीदी हल्के से हंस दी, ठीक कहता है भैया, भगवान ने तुझे साहस भी दिया है, हृदय भी। सुभद्रा की ओर देखती हुई बोली, फिर मैं सहारा दूं क्या कुछ देर के लिए? मैंने कहा, नहीं, मैं ले चलूंगा। मगर यह है कौन दीदी? कली दीदी चलते चलते हठात मिट्टी के एक दूहे पर बैठ गईं। बुझी बुझी आवाज में उनके मुंह से निकला, उसी बुई की बेटी है। कताई और बुनाई में अत्यंत निपुण, घर घर जाकर काटना और बुनना सिखाती रहती है। हर तरफ की खबरें भी उसमें इसे मिल जाती हैं। मैंने कई बार सावधान किया था, इन कलमू फौजियों की आंख पहले से ही इस पर थी। मेरी बात को कान नहीं दिया। ईश्वर पर बहुत भरोसा था इसे। क्या कर लिया ईश्वर ने अब? उद्धरण चिन्ह। धनपुर चलते चलते एक स्थान पर रुका। पीक थूककर थोड़ी दूर पर दिखाई देते एक दलदली चप्पे की दिशा में संकेत करता हुआ कहने लगा, इधर ही है शायद लुइट का कछार। सुनते हैं बहुत ही उपजाऊ है ये समूचा खंड। ये भी सुना जाता है कि अनगिनत नेपाली और मेमना सिंधिया आकर इधर बस गए हैं। भिभिराम ने बताया कि मेमना सिंधियों को तो स्वयं सरकार ने लाकर बसाया है, कारण कि मुस्लिम लीग वाले यहाँ से असम को पाकिस्तान के साथ जोड़ देना चाहते थे। ये तो लीग के पुरखे भी नहीं कर पाते। खनखार कर गला साफ करते हुए मानिक बरा बोला। धनपुर ने एक और बीड़ी सुलगाई, कहने लगा, हमारे भी हल संभालने का समय आ गया अब। कपिली से यह कंका कछार ज्यादा उपजाऊ है। ढींग से लेकर यहाँ तक का समूचा अंचल उर्वर मिट्टी से भरा हुआ है और दलदल कहीं नाम को नहीं। कोई सपना जैसे आंखों में तिर आया हो। बोला आगे, स्वाधीनता मिल जाने के बाद इधर ही खेती जमाऊंगा। कानपुर में तो मेरे पास एक बित्ता भर भी जमीन नहीं।
भैया तो गोसाई जी के यहाँ से अध बटिया पर गुजारा कर लेता है, देखता मैं ही रह जाता हूँ। वैसे भी कपिली में हर साल ही तो बाढ़ आती है, कोई तो उसके कोप से बच नहीं पाता। भिभिराम सुभद्रा वाली घटना का शेषांश सुनने के लिए उत्सुक था। धनपुर को टोका उसने, ये सब तो ठीक भाई, अपनी वो कहानी पहले पूरी कर। रोहा तो पहुंच ही गए होंगे तीनों निरापद। धनपुर सुनाने लगा। हाँ, पहुंचते पहुंचते अंधेरा झुकने लगा था। सुभद्रा को संभाल कर आश्रम के कमरे में लिटा दिया। तब देखा उसके ही कपड़े और नहीं रंग गए हैं, मेरे कपड़ों पर भी जगह जगह धब्बे आ गए हैं। वो कच्ची मछली जैसी गंध तो नाक में बसी गई थी। सुभद्रा अब भी उसी तरह आंखें मूंदे निढाल लेटी थी। पहली नज़र में तो पहचानना मुश्किल था कि सांस भी ले रही है या नहीं। मैं उसे वहीं लेटा छोड़ तालाब की तरफ लपका, कपड़ों के धब्बे धोए, नहाया, मगर वह गंध तो मानो छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अजीब सा मुंह बनाते हुए उसने आगे बताया। कमरे में लौटा तो कली दीदी ने कहा, जा देखकर आ डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं या नहीं। हूँ तो बुला लाना। मुझे नाक पर रुमाल रखते देखा तो झिड़कते हुए बोली, एक की गंध से यह हाल। मिलिट्री और पुलिस ने तो न जाने ऐसी कितनी कितनी बेचारियों का सर्वनाश किया है। कितनी ही तो अपंग हुई पड़ी हैं। कोई देखे तो खौल उठे, मगर इस गंध से अब परिचित होना पड़ेगा भैया। यही तो अत्याचार की गंध है। जा, डॉक्टर को जल्दी ले आ, देर होने से कहीं यह मर ही न जाए। मैं डिस्पेंसरी की तरफ चल दिया, किंतु मन ही मन सोचता हुआ कि अत्याचार की भी गंध होती है क्या।